हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब इस पार्ट में हम लोग जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन पर फोकस करने वाले हैं। दैट इज व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो बजट है उसमें रेवेन्यू होता है, उसमें एक्सपेंडिचर होता है, देन उसके बाद में जो है कुछ कैपिटल बजट होता है एंड कुछ रेवेन्यू बजट होता है। तो ये क्या चीजें हैं इसे हम लोग जो है देखने वाले हैं। नाउ अगेन मैंने जैसे आपको लास्ट वाले लेक्चर में सारी चीजें हम लोगों ने रिलेट की थी फ्रॉम फैमिली, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी वही सेम चीज करने वाले हैं। अब देखो, जब आपके घर पर बजट बनता होगा, जब आपके पेरेंट्स सोचते होंगे कि आपको जो है मतलब उन्हें जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स इनकर करना है, तो वो एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे डे टू डे लाइफ वाले होते हैं, सेकेंड वन कोई इन्वेस्टमेंट काइंड का हो, ठीक है, कि कोई कार परचेज कर ली या कोई जो है और कोई सा इसी टाइप का जो है कुछ ड्यूरेबल गुड परचेज कर लिया, ठीक है, जो कि एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है अगर हम हाउस होल्ड के पर्पज से देखें तो सेम वे में गवर्नमेंट के भी जो है ना ये दो साइड्स होते हैं। एक होता है कि वो डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसका एक बजट, ठीक है, या उससे रिलेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स, एंड जो है एक साइड पर हम क्या बोलेंगे, दैट जो कैपिटल जो है उसे बनाने में या कैपिटल से रिलेटेड, दैट मींस असेट या लाइबिलिटीज से रिलेटेड वाला जो बजट होगा। तो आपका जो गवर्नमेंट का बजट है उसको ब्रॉडली आप इन दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। दैट इज जो डे टू डे है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी योर रेवेन्यू बजट। एंड जो डे टू डे वाला नहीं है, कभी कभी है जिसमें कि अमाउंट ज्यादा होता है, वो होता है आपका कैपिटल बजट। नाउ रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, गवर्नमेंट में अगर हम लोग देखें तो दोनों में ही जो है एक्सपेंडिचर भी इनकर किया जाता है एंड उन्हें जो है रिसीट्स भी मिलती है। तो रेवेन्यू बजट जो है उसे आप डिवाइड कर सकते हो रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं तो कैपिटल बजट जो है वो कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड होता है। अब इसको आपको याद कैसे रखना है कि रेवेन्यू में क्या आएगा और आपके कैपिटल में क्या आएगा, तो एक सिंपल सी चीज याद रखना, जब भी आप रेवेन्यू बजट की बात करोगे ना तो यहाँ पर असेट एंड लाइबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दीज आर योर डे टू डे जो है ट्रांजेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ना ही असेट बढ़ते हैं, ना ही कम होते हैं, ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, ना ही वो कम होती है। जब हम बात करते हैं कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट में असेट एंड लाइबिलिटीज पर इफेक्ट होता है। या तो असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है या डिक्रीज हो रहा होता है, या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर केस हो सकता है। अब कहां पर क्या होता है इसे जब अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे समझेंगे तब हम लोग समझ लेंगे। जो रेवेन्यू रिसीट्स है स्टूडेंट्स, दे कैन बी टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लान हो सकते हैं, नॉन प्लान हो सकते हैं। कैपिटल रिसीट्स में आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में यू हैव प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नाउ ये जो पर्टिकुलर आपका टेबल है या फ्लो चार्ट है, ये आप लोग बिल्कुल जो है अपनी नोटबुक्स वगैरह में बना लो विद आवर पर्पस कि ये आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों को रिवाइज करने में, ठीक है। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये, लेकिन जब एक बार आप सारी चीजों को पढ़ लोगे तो उसके बाद में जो है इसके थ्रू आप रिवीजन बहुत ही इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये पर्टिकुलर फ्लो चार्ट आप लोगों को हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं अब हम जो है अपने रेवेन्यू बजट के साथ में। तो रेवेन्यू बजट जिसमें कोई एसेट या लाइबिलिटीज पर जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, डे टू डे ट्रांजेक्शन वाला जो बजट है, डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो बजट होता है, दैट इज बेसिकली द रेवेन्यू बजट। सो द रेवेन्यू बजट शोज द करंट रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर that can be met from these receipts, ठीक है। तो जो रेवेन्यू बजट है वो क्या शो करता है, जो करंट रिसीट्स है गवर्नमेंट की और जो एक्सपेंडिचर्स है उन्हें, जो कि इन रिसीट से क्या किए जाते हैं, मेट किए जाते हैं। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, आप एक्सपेंडिचर कब इनकर करोगे, जब आपके पास में कुछ रिसीट भी होगा। रिसीट इट मींस कि आप जो है मनी को रिसीव कर रहे हो, आपकी इनकम, ठीक है। So revenue budget is a statement of estimated revenue receipts and estimated revenue expenditure during a fiscal year, ठीक है। तो this is basically the concept of revenue budget।
अब आते हैं इसमें हम लोग रेवेन्यू रिसीट्स पर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, तो receipts which do not create a liability for the government or do not lead to reduction in assets are known as revenue receipts. Revenue receipts are receipts of the government which are non-redeemable, ठीक है। These are non-redeemable, that is they cannot be reclaimed from the government. जैसे कि for an example tax, आपने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, अब आप गवर्नमेंट को ये थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं नहीं हमने आपको टैक्स पे किया था आप हमें रिटर्न करो, ये चीज नहीं होती है। तो जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती है उसका नेचर क्या है, नॉन रिडीमेबल, दैट इज आप जो हो वापस क्लेम नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट के पास से, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो ब्रॉडली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड दी नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इन दोनों को ही देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टैक्स रेवेन्यू की, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स रेवेन्यू कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो जो टैक्सेस होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल है, जितने भी टैक्सेस गुड्स या सर्विसेज पर लगते हैं ना दे आर इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग आज अभी तो जो है हमारे पास में जीएसटी स्टार्ट हो गया है, इसके पहले अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते थे। तो अब हम जीएसटी को ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम कुछ भी खरीदते हैं आप उसकी एमआरपी में देखोगे कि जीएसटी का अमाउंट भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जीएसटी एक्चुअल में किसने पे किया है, आपने पे किया है या जो प्रोड्यूसर है उसने पे किया है, आपने पे किया है। जो एमआरपी है उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये आप एमआरपी पे कर रहे हो तो दैट मींस ये जीएसटी पे तो आपने किया है। लेकिन आपने क्या गवर्नमेंट को जाकर ये दिया कि ये लीजिए हमने इतने के गुड्स खरीदे आप इस पर्टिकुलर अमाउंट को रख लो, नहीं ना, हमने डायरेक्टली जाकर जो है गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है। तो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स। पे हम ही कर रहे हैं लेकिन हम इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। हमने उन गुड्स को खरीदा है, ये गुड्स का जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर हमारे बिहाफ में ये क्या करने वाला है, ये सारे टैक्सेस को पे करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंपोज किस पर हुआ है, प्रोड्यूसर पर हुआ है, लेकिन इसका पेमेंट किसने किया है, तो इसका पेमेंट किया है कंज्यूमर ने, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है कि जिसके ऊपर इंपोज हुआ है ना वही पे करेगा। जैसे कि इनकम टैक्स, आप अर्न कर रहे हो, आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स लगा है तो आप ही को पे करना है। आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरे बिहाफ में जो है कोई और पर्सन या मेरा फ्रेंड या रिलेटिव कोई पे कर रहा है, ठीक है, वो चीज नहीं होती है। ऑलराइट, तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, और इनडायरेक्ट जो कि आप इनडायरेक्ट वेज में गवर्नमेंट को दे रहे हो, ठीक है। So direct tax, it is the tax on households and firms, and its final burden cannot be shifted onto others. Example, income tax, wealth tax and corporation tax. Indirect tax, it is the tax levied on goods and services, and its final burden can be shifted onto others. Example, excise tax, VAT, entertainment tax. We should include here GST, ठीक है। This is the major example of your indirect tax. इसमें क्या हो रहा है, जो burden है वो shift हो सकता है। जो टैक्स है दैट इज जो जीएसटी है वो लगाया गया है प्रोड्यूसर पर, लेकिन प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन नहीं है इसको पे करने का। उसने क्या किया है, इस बर्डन को शिफ्ट कर दिया है कंज्यूमर्स को, जो भी इसका प्रोडक्ट खरीदेगा वो जीएसटी पे करेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये गवर्नमेंट का क्या है, ये गवर्नमेंट की रिसीट्स है, उनकी इनकम है, और इसकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी काइंड का असेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, किसी काइंड की जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट नहीं हो रही है। देन जो टैक्सेस है दैट इज मोस्ट स्पेसिफिकली मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो हमारी जो कंट्री है उसमें कौन सा टाइप ऑफ जो है इनकम टैक्स लगाया जाता है, एंड ऑल्सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसे हम लोग एक बार देख लें। तो a tax is a legally compulsory payment imposed by government on the households and producers, ठीक है। टैक्स क्या है बेसिकली, तो टैक्स एक जो है
एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स पर लगाया गया है। कंपलसरी दैट मीन्स आपको पे करना ही है, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। देन कम्स द प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया में देखते हैं। सबसे पहले जो है इंडिया में आप लोग देखोगे कि एक टैक्स स्लैब होता है, उसके अंदर अगर आपकी इनकम है तो आपको किसी भी काइंड का टैक्स पे नहीं करना है। देन उसके बाद में जो है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है आपका टैक्स रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है। दैट इज बेसिकली द प्रोग्रेसिव टैक्स। तो इट इज द टैक्स दैट कॉजेज रिलेटिवली लेस बर्डन ऑन द पुअर एंड मोर ऑन द रिच। दैट इज टैक्स रेट राइजेस विद द राइज इन इनकम। रिग्रेसिव टैक्स जो उल्टा चलेगा, आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपका टैक्स रेट कम हो गया, आपकी इनकम कम है, आपका टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। दिस इज द रिग्रेसिव टैक्स। तो इट इज द टैक्स दैट कॉजेज रिलेटिवली मोर बर्डन ऑन द पुअर एंड लेस ऑन द रिच। दैट इज टैक्स रेट फॉल्स विथ राइज इन इनकम। देन कम्स द प्रोपोर्शनल टैक्स। दैट इज जो है एक प्रपोर्शन बता दिया है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, आपको आपकी इनकम का इतना प्रपोर्शन जो है वो पे करना है, ठीक है। तो वो प्रपोर्शन के बेसिस पर जो है काम चल रहा है। So it is the tax in which the rate of taxation remains constant with increase or decrease in income, ठीक है। तो जैसे कि बोलते हैं हमने कि 10% जो है वो टैक्स है, तो आपकी इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, आपको आपकी इनकम का 10% पे कर देना है, ठीक है। देन लमसम टैक्सेस क्या है, तो दीज आर दी टैक्सेस दैट डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम। ये इनकम पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ये लमसम टैक्सेस जो है वो इनकम पर डिपेंड नहीं करते हैं और ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में कलेक्ट किए जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। एंड इंडिया में कौन सा टैक्स रेट जो है वो प्रिवेल करता है, तो दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू पर आते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्स ऑन अकाउंट ऑफ लोन by the central government, dividends and profits on investment made by the government, fees and other receipts for service rendered by the government, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली टैक्स के रूप में नहीं, लेकिन और किसी वे में अगर आप जो है रेवेन्यू आपको रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। सो वो कुछ भी हो सकता है, फीस हो सकता है, फाइन हो सकता है, लाइक जो चालान एंड ऑल होता है वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली और non-tax revenue. So cash grants in aid from foreign countries and international are also included in non-tax रेवेन्यू, ठीक है। तो इंटरनेशनल लोन्स वगैरह पर भी अगर कुछ है या फॉरेन कंट्रीज से कोई ग्रांट्स हमें मिल रहा है, तो दैट इज बेसिकली नॉन टैक्स रेवेन्यू। नाउ जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, तो वी हैव सीन कि 2 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज प्लान्ड एंड नॉन प्लान। इसकी वजह से कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा और कोई भी लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। दैट इज जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं वो। सो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर्स व्हिच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। दीज एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट्स, ईटीसी, ठीक है। सो दीज आर वेरियस जो है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि ये जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, सैलरी, पेंशन, ये सारी चीजें, इससे जो है आपकी एसेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कुछ ऐसे आप क्लासिफाई कर सकते हो, प्लान्ड हो सकते हैं और नॉन प्लान हो सकते हैं। प्लान्ड जो कि पहले से पता है कि हाँ इतना इतना जो है एक्सपेंस आपको इनकर करना है। नॉन प्लान एकदम से कोई जो है एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, तो दैट वुड बी योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लो कोई जो है साइक्लोन वगैरह आ गया, तो अब वहां पर आप रेमिटेंसेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या है, दैट इज दी नॉन प्लान जो आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। So planned revenue expenditure, it relates to central plans, the 5-year plans and the central assistance for state and union territory plans. Example, expenditure on health, education, law and order, etc. Non-planned revenue expenditure, it covers a vast range of general, economic and social services of the government. Example, expenditure as the relief to earthquake victims, etc. ठीक है, तो जो भी एकदम से कोई चीजें हो गई, प्लान्ड नहीं था और फिर आपको कोई एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ रहा है, तो दे विल बी ए पार्ट ऑफ योर नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन कैपिटल बजट पर आते हैं, तो कैपिटल बजट में हमें क्या पता है कि असेट या लाइबिलिटीज पर जो है इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से असेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट हो, वो आपके आएंगे किसमें, कैपिटल बजट में।
So the capital budget is an account of the assets as well as the liabilities of the central government, which takes into consideration changes in capital. It consists of capital receipts and its payment. Capital budget is the statement of estimated capital receipts and estimated capital expenditure during a fiscal year. ठीक है, जो कैपिटल बजट है वो क्या है? That is the statement of estimated capital receipts and estimated capital expenditure. ठीक है, Now capital receipts and capital expenditure होते क्या है उन्हें देखते हैं. Receipts, that means money आपके पास में आ रहा है. अब money किस फॉर्म में आ सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल, मानो हमारे पास में एक लैंड है, हम इस लैंड को जो है सेल कर दे. ठीक है, इस लैंड को क्या कर दे? सेल कर दे. अगर आप लैंड सेल करोगे तो आपके पास में इनकम होने वाली है. ठीक है, ऑलरेडी से आप यही बोलोगे कि इनकम जो है आपको मिलेगी, और वी कैन से कि जो मनी है वो आपके पास में आएगा. तो ये क्या है? ये होगी आपकी रिसीट. नाउ एक सिंपल सी बात समझना, लैंड क्या है? लैंड हमारे लिए एसेट है. अगर आप असेट को सेल करते हो तो आपको जो है दिस वुड बी योर रिसीट. तो इस जो कैपिटल रिसीट है इसमें हम क्या बोलेंगे कि असेट पर क्या इफेक्ट है? असेट जो है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, तभी तो वो आपके लिए रिसीव होगी. अगर मान लो मैं इस लैंड को परचेज करूं, अगर परचेज करूंगी तो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, वो मेरा एक्सपेंडिचर होगा. तो रिसीट कब होगा? जब आप असेट को सेल आउट कर रहे हो. ठीक है, या वी कैन से इफ देयर इज अ डिक्रीज इन असेट. लाइबिलिटीज पर क्या इफेक्ट है? अब लाइबिलिटीज के लिए सिंपल सा एक और चीज ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप लो लोन, आपने जो है लोन लिया है. ठीक है, यू हैव टेकन दी लोन. तो लोन लिया है तो आपके लिए ये एट प्रेजेंट क्या है? रिसीट हुई, आपको पैसे मिलने वाले हैं. तो दैट मीन्स कि लाइबिलिटी क्या हुई है? आपकी इंक्रीज हुई है. तो कैपिटल रिसीट्स में हम क्या बोलेंगे? या तो आपके असेट्स डिक्रीज होते हैं या फिर आपकी जो लाइबिलिटीज है वो इंक्रीज होती है. अगर इन दोनों में से कुछ हो रहा है तो वील से कि दिस इज द पार्ट ऑफ योर कैपिटल रिसीट. आया समझ में? So all those receipts of government which create liability, ठीक है, liability create हो रही है और reduce financial assets are termed as capital receipts. ठीक है, या फिर जो है आपका कोई financial asset reduce हो रहा है तो इन्हें हम capital receipts कहते हैं. ठीक है, then capital receipts are obtained by government by raising funds through borrowings, recoveries of loans and disposing of assets. ठीक है, borrow किया है तो liability बढ़ी है. ठीक, रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स आपने क्या कर लिया? रिकवर कर लिया है. तो जब आपने किसी को लोन दिया, आपने उसे क्या किया? रिकवर किया. दैट मींस आपके पास में उसका जो है पेमेंट आ गया है, तो वो आपके लिए रिसीट हुई है. एंड वो कैपिटल क्यों है? क्योंकि उसकी वजह से आपका असेट कम हुआ ना. अगर आपने किसी को लोन देकर रखा है तो वो आपके लिए असेट है कि हाँ अभी आपको जो है फ्यूचर में वहां से रिटर्न मिलेगा. ठीक है, तो वो असेट आपका रिड्यूस होगा. तो इफ रिकवरी ऑफ लोन्स है तो वो भी आपका कैपिटल रिसीट का पार्ट है. और डिस्पोजिंग ऑफ असेट्स, दैट इज आप कोई अपना असेट क्या कर रहे हो? डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो. ठीक है, सो अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें ना तो कैपिटल रिसीट्स को हम दो टाइप की बोलेंगे, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स. व्हाट इज बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट? देखो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा. यहाँ पर एक टर्म है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो. ठीक है, आपने जो है कहीं पर क्या किया है? पैसा लगाया है. डिसइन्वेस्टमेंट, आप उस पैसे को वापस निकाल रहे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो. दैट इज बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट अपने जो शेयर्स हैं उन्हें सेल आउट करती है तो उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, so it refers to withdrawal of existing investment. Example, the government of India is undertaking disinvestment by selling its shares in the Maruti Udyog. It is a capital receipt of the government as it reduces assets of the government. ठीक है, ये क्या हुआ है? जब आपने इन्वेस्टमेंट आपका वापस निकाल लिया है तो पहले वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए असेट था, अब आपने जो है उसको क्या कर रहे हो? उसको सेल आउट कर रहे हो, तो आपका असेट कम हो रहा है. और असेट कम हो रहा है तो वो क्या है? आपका कैपिटल रिसीट है. ठीक है, देन बोरोइंग्स, अभी जो मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट अगर हम लोग लोन ले रहे हैं तो लोन ले रहे हैं मतलब कि वो हमारे लिए क्या है? बोरोइंग है. तो अगर हम बोरो कर रहे हैं मनी को तो इसकी वजह से लाइबिलिटीज बढ़ेगी. ऑल्सो मनी हमारे पास में आ रहा है तो ये क्या हो गई? आपकी कैपिटल रिसीट हो जाएगी. सो इट क्रिएट्स लाइबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट. Accordingly, borrowings are to be treated as capital receipts. It is a debt creating capital receipt. ये क्या है? ये debt creating capital receipt है. That means जो है आपके पास में जो है डेप्थ का क्रिएशन हो रहा है. ठीक है, डेप्थ क्रिएशन हो रहा है.
कर्ज जो है वो बन रहा है, बेसिकली एकदम शुद्ध हिंदी में बोले तो कर्ज जो है वो क्या हो रहा है, वो बन रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बोरोइंग। तो ये रिसीट तो है लेकिन कैसी, कर्जदार रिसीट है, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, कैपिटल रिसीट्स। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको, मान लो जो है हम लैंड को परचेस कर रहे हैं। अब लैंड को परचेस करने से क्या होगा, ये हमारा एक एक्सपेंडिचर है, ऑलराइट। असेट पर कोई इफेक्ट हुआ, यस, असेट जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। लैंड को आपने परचेस किया, दैट इज आपने असेट आपको मिला है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका असेट जो है वो इंक्रीज होता है। देन लाइबिलिटी पर क्या इफेक्ट है, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने बोरो किया था मनी को, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रीपे कर देते हैं। अगर आप इसको रीपे कर रहे हो तो दिस इज एन एक्सपेंडिचर फॉर यू, ठीक है, हमारे जेब से तो पैसा जा रहा है ना, लेकिन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो बोरोइंग हमारी लाइबिलिटीज थी ये कम हो रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बेसिकली व्हाट, या तो आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं या फिर आपकी लाइबिलिटीज कम होती है। अगर इन दोनों में से कुछ हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। आई गेस दिस थिंग इज क्लियर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट which result in creation of physical और financial assets और reduction in financial abilities, ठीक है, सॉरी financial liabilities, ठीक है। तो या तो आपकी liabilities जो है वो reduce होगी या फिर जो है आप कोई financial asset का creation कर रहे हो। This includes expenditure on acquisition of land, building, machinery, equipment, investments in shares, loans and advances by the central government to the state and union territories, union territory governments, PSUs and other parties, ठीक है। These are all your examples of what आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कि बेसिकली असेट का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी जगह पर आप देख सकते हो कि जो असेट है वो क्रिएट हो रहा है, ऑल राइट। Then it is also categorized as planned and non-planned expenditure in the budget documents. ये भी planned और non-planned हो सकता है। जैसे कि for an example, planned में क्या बोल दिया हमने कि गवर्नमेंट ने पहले से सोच के रखा था कि उन्हें कोई जो है असेट का क्रिएशन करना है, गवर्नमेंट ने पहले से सोच के रखा था कि उन्हें जो है इतना जो लोन है वो रीपे करना है, तो दिस इज प्लान, कि उन्होंने प्लान करके रखा है। नॉन प्लान में क्या आएगा कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं था लेकिन वो एक्सपेंडिचर इनकार हो रहा है। अब कैपिटल नेचर का कैसे हो सकता है, देखो एक सिंपल सी चीज, हमने लिया अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसमें क्या एग्जांपल लिया, साइक्लोन लिया। अब साइक्लोन अगर आता है तो वो जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा अगर आप कोई भी रिलीफ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। साइक्लोन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर हिल गया है, अब आप जो हो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट, एन असेट। तो असेट का आप क्रिएशन करोगे तो वो क्या होगा, दैट वुड बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आपने सोचकर नहीं रखा था, दिस वाज नॉट प्लान्ड, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको इनकर करना पड़ रहा है तो वो आपका नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ठीक है। सो एग्जांपल, एक्सपेंडिचर एज अ रिलीफ टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, ये रिलीफ वाला पार्ट तो आपका रेवेन्यू में जाएगा, बिकॉज जो है कैपिटल नहीं होगा, ये आपके डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है, या वी वुड से कि इसकी वजह से असेट लाइबिलिटीज पर इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अगर कोई असेट या लाइबिलिटीज पर इफेक्ट होता है तो वो क्या है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑल राइट, आई होप सो कि ये जो सारे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। आपके जो लाइक रेवेन्यू बजट एंड जो कैपिटल बजट है, आई होप सो दोनों ही जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। नाउ इसी के अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आई होप सो आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो कान खोलकर सुन लीजिए, दैट इज अनअकैडमी पर जो ह्यूमैनिटीज के बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो। उनकी जो लिंक है, जो बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। 11th क्लास का जो बैच है दैट इज इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच। यहाँ पर आप लोगों को जो है सारे सब्जेक्ट्स कहाँ मिलेंगे, एक ही रूफ के अंदर मिल रहे हैं, जहां पर आप लोगों को पर्सनलाइज्ड जो है अटेंशन मिलेगा। सो डू एनरोल इन द बैचेस। तो एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो आप लोगों को अगर चाहिए तो यू नीड टू यूज अ कोड, एंड वो क्या है, साक्षी वी, दैट इज SAKSHIV। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड भी करो ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चले कि ह्यूमैनिटीज के लिए भी डेडिकेटेड बैच जो है वो अवेलेबल है, ठीक है।
और 12th क्लास के लिए जो है उसके लिए भी ह्यूमैनिटीज का बैच हमारे पास में है, दैट इज दी विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, वो भी स्टार्ट हो चुका है। उसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने सीनियर्स को, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको बता दो, जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दो। एंड टू एनरोल एंड टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यू नीड टू यूज कोड साक्षी V। ऑल राइट, इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग क्या चीजें चल रही है। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है और जो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। थैंक यू।